आज के शो में। शर्जील मेमन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, नैब की एक और अहम गिरफ्तारी, IMF मुआहदे की अंदरूनी कहानी बेनकाब, इमरान खान का विजन, IMF की कड़ी शराइत। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। बड़ी अहम गिरफ्तारी एक हुई है रिसेंटली और आपको बताएं क्योंकि दो कड़ियाँ हैं इस वक्त इन गिरफ्तारियों की, वो बड़ी अहम हैं इस वक्त अगर इनको मिलाया जाए। कुछ दिन कबल जनाब शर्जील मेमन साहब के एक पर्सनल असिस्टेंट को एसेट बियॉन्ड मीन्स के केस में गिरफ्तार किया गया। शर्जील मेमन साहब साबिक वजीर इत्तलात, सूबाई वजीर सूबा सिंध में अहम सियासी शख्सियत हैं और इस वक्त एक केस जो 6.76 बिलियन रुपीस का केस है एडवर्टाइजमेंट सिंध इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में मुबैना तौर पे जो बदउनवानी है उस हवाले से नैब के पास हैं, जेर हिरासत हैं। कुछ दिन कबल एक गिरफ्तारी हुई जिस शख्स का नाम बताया गया जी कि इजहार हुसैन है और ये गिरफ्तारी हुई और कहा गया कि पर्सनल असिस्टेंट है ये शर्जील मेमन साहब का और इसने मामनत दी या फिर इस पर जो इसके कब्जे से मुख्तलिफ दस्तावेजात बरामद हुई उससे एसेट बियॉन्ड मीन्स यानी आमदन से जायद असासों का केस बन सकता है या उस हवाले से मावनत हो सकती है नैब को हासिल की गई दस्तावेजात के जरिए। शर्जील मेमन साहब जो इस वक्त नैब की कस्टडी में हैं एक केस में 6.76 बिलियन रुपीस की करप्शन में, तो आज एक और अहम मामला सामने आया जब नैब कराची ने एक कुछ देर कबल यानी आज दोपहर के करीब एक प्रेस रिलीज जारी करी और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक नैब ने मोहम्मद सुहेल नामी एक शख्स, जिसकी आप इस वक्त फोटो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसका जो इस वक्त 9 मई 2019 यानी आज इसको 3 बजे जो है इस वक्त गिरफ्तार किया और ये एक मनी एक्सचेंज जिसका नाम है DD एक्सचेंज II चंडीगढ़ रोड पर ऑपरेट करता है। द एलिजेड इज इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, ही हैज बीन लॉन्ड्रिंग द ब्लैक मनी worth millions of rupees of Sharjeel Inam Memon since 2012 till date, यानी 2012 से आज तक ये से मुलव्विस रहा है नैब की प्रेस रिलीज के मुताबिक। और इसके बाद नैब में लिखा है कि हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट फॉर रिमांड, ऑनरेबल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हैज ग्रांटेड द कस्टडी ऑफ अक्यूज्ड टू नैब टिल 14 मई 2019, 14 मई तक इसका रिमांड भी नैब ने हासिल कर लिया है। मोहम्मद सुहेल DD एक्सचेंज II चंडीगढ़ रोड पे चलाता है। मोहम्मद सुहेल पर इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग का है और वो मनी लॉन्ड्रिंग किसके लिए करता है, वो ब्लैक मनी कहा गया नैब की तरफ से इल्जाम है कि शर्जील इनाम मेमन साहब के लिए वो इस्तेमाल होता था और साल 2012 से लेकर टिल डेट यानी आज तक जो है ये इस काम में मुलव्विस रहा है, जिसकी आप इस वक्त फोटो भी देख रहे हैं। नैब ने जिसको अरेस्ट किया, अहम मामला है, अहम गिरफ्तारी है और क्या ये कड़ियां मिल रही हैं, क्या ये स्टेप वाइज अगर देखा जाए तो पहले पर्सनल असिस्टेंट की गिरफ्तारी, आज DD एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये गिरफ्तारी, ये मामला कहां जाकर रुके, मामला जा किस तरफ रहे हैं, क्या ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क है, ये क्या इल्जाम है, नैब की तफ्तीश किस तरफ बढ़ रही है, किस तरह बढ़ रही है, ये बड़े अहम सवालात हैं। और वक्तन फवक्तन आपके सामने उन अपडेट्स के साथ जो अंदरूनी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, आपके सामने बेनकाब करेंगे कि आखिरकार तफसीलात इस हवाले से क्या हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे जिसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि ये तो अकाउंटेबिलिटी ड्राइव के हवाले से मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको सब में बड़ा मसला इस वक्त महंगाई का है। उनके लिए क्या खबर है, पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात किस जगह पहुंच चुके हैं, क्या मुआहदा साइन होने वाला है, मुआहदे की अंदरूनी कहानी हम करेंगे बेनकाब। अंदरूनी कहानी से मुराद तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे कि मामला चल क्या रहे हैं, क्या शराइत हैं। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद बेनकाब में मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और पाकिस्तान और IMF का मुआहदा होने को है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने को है। कहा जा रहा है कि गवर्नर स्टेट बैंक और मुशीर खजाना इस मुआहदे पर कल दस्तखत या स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर दस्तखत करेंगे। जो अब तक की फिगर्स, जो अब तक की डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक $6.5 अरब का यह मुआहदा हो सकता है, जिसकी मियाद, जिसका टेन्योर 3 साल हो सकता है। जो चंद शराइत सामने आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो खसारे में चलने वाले वो इस वक्त जो आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो खसारे में हैं, लॉसेज हैं, उनकी तेज रफ्तार निचकारी की जाएगी। साथ साथ बिजली और गैस की कीमतें मरहलावार बढ़ाई जाएंगी।
तनख्वाहदार तबके को जो टैक्स एग्जेम्पशंस हासिल हैं, इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस, वो छूट खत्म की जाएगी। 700 अरब रुपए से कहा जा रहा है कि आमदन में 1 साल के अंदर इजाफा किया जाएगा और उसमें एग्जेम्पशंस खत्म किए जाएंगे, कुछ एसआरओ खत्म किए जाएंगे शायद। और इसके साथ साथ तरक्याती बजट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेवलपमेंट बजट पिछले साल की सतह पर मुंजमद, यानी उसको वहीं पे रखा जाएगा, स्टेलमेट वहीं फिक्स किया जाएगा जो लास्ट ईयर पीएसडीपी था, ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स थे उसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं हो सकेगा। इसमें जो इस पूरे हवाले से जो प्रोग्राम है, इसके जो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट है वो यकीनी तौर पे बजट जिसके बारे में कहा जा रहा है 11 जून को आएगा, उधर सामने नजर आएगा। मैं सीधा इस प्रोग्राम में डिटेल के साथ आपके सामने इस पर तज्जिए तबसरे रखते हैं कि आगे क्या होने वाला है इस माहिदे के बाद। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में, सीनियर माशी तज्ज़िया निगार हैं। राना अफजल खान साहब, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है और आप साबिक जो उस वक्त वजारत ख़जाना में भी रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना भी रहे हैं। हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ स्काइप पर होंगे फैसलाबाद से जनाब जैगम खान साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार, कॉलम निगार, और उनके साथ अम्मार मसूद साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार भी हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तमाम मोहतरम हजरात का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अम्मार मसूद साहब, आपकी तरफ पहले आते हुए कुछ शराइत सामने आई हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन जो मैंने अभी बताई हैं सब लोगों को, क्या ये सब चीजें तो क्या होगा, क्या ये इम्पैक्ट इसका क्या देख रहे हैं हमारे मसूद साहब, क्या आपको नजर आता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट, क्या होगा? भाई देखिए, जो फर्दर आगे मज़ीद सूरत हाल नज़र आ रही है वो कम अज़ कम पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ही हौलनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। करंटली आप देखिए कि डॉलर की प्राइस के साथ हमने क्या किया, करेंसी को कितना डिवैल्यू किया, इन्फ्लेशन रेट कहाँ पर पहुँच रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ पे पहुँच गई हैं, बिजली और गैस के बिल कहाँ पर पहुँच गए हैं। और आप जो नवीद सुना रहे हैं और हफीज़ शेख साहब ने भी उसकी तस्दीक की है कि इन चीज़ों को मज़ीद टाइटन अप किया जाएगा, सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएंगी और IMF के मुआहदे के बाद अगर आप लोगों के अंदर सांस लेने की कोई ज़रा सी भी रमक मौजूद है, उस रमक का भी गला घोंटा जाएगा। ये तो हमें ओवरऑल सूरत हाल नज़र आ रही है। ये जब आप फिगर्स पे बात करते हैं तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि एक आम इंसान की ज़िंदगी पर इन फिगर्स का इम्पैक्ट क्या होगा। इस रमज़ान में महंगाई की जो सूरत हाल है या जिस मरहले से लोग गुजर रहे हैं, उससे हर वो पाकिस्तानी जो बाज़ार जाता है, ग्रॉसरी करता है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है या जो तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखता है, उन सब को अंदाज़ा है कि अब हालात उनके लिए कितने ज़्यादा ख़तरनाक हो गए हैं। और फिर सियासी लिहाज से भी देखिए कि अगर ये IMF का मुआहदा हो गया तो यकीनन इसके ऊपर हुकूमत वक्त की जानिब से बहुत बड़े कारनामे का जश्न मनाया जाएगा। हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी अपोजिशन तहरीक इंसाफ खुद है। ये लोग वही थे जो कहते थे कि IMF से अगर पैसे मांगे गए तो इस बात पर खुदकुशियाँ हो जाएंगी, किसी के आगे हाथ फैलाना हमारा सबसे बड़ा जुर्म है, इस कौम ने इसी वजह से तरक्की नहीं की। और अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। तो ये जो नए पाकिस्तान का और नए IMF के मुआहदे का आइडिया आम आदमी को सेल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपने पिछले दिनों अपोजिशन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है, उसमें एक बात राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े अच्छे तरीके से की कि अब अगर अपोजिशन एहतजाज नहीं करती, सड़कों पे नहीं आती, तो फिर अवाम इस अपोजिशन के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख PMLN ने वोट लिया हुआ है। अगर वो अब भी अवाम के हकूक़ के लिए, उनके लिए कोई रिलीफ तलाश करने के लिए वो आवाज़ नहीं उठाएंगी, तो फिर उससे उनकी अपनी पोजीशन खराब होगी, लोग इनको बुरा भला कहेंगे। तो इन्होंने अपनी सियासी साख बचानी है, हुकूमत ने अब अवाम को मजीद टाइटन अप करना है। तो सियासी तौर पर और माशी तौर पर आने वाले हालात पाकिस्तान के लिए बहुत दुश्वार नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो 700 अरब रुपए के जो एनुअल जो आपके रेवेन्यू टारगेट्स में इजाफा हो जाएगा वो किस तरह से अचीव होगा, इस पर आने से पहले शब्बर जैदी साहब का आज नोटिफिकेशन आ गया कि उन्हें द फेडरल गवर्नमेंट हैज बीन प्लीज्ड टू अपॉइंट शब्बर जैदी एज चेयरमैन FBR एज एन honorary pro bono basis for a period of with immediate effect and until further orders। शब्बर जैदी साहब की अपॉइंटमेंट और जो इमरान खान साहब ने उस पर कहा था वो भी आपको जरा सुनवा देते हैं कि खान साहब ने जब ये अपॉइंटमेंट थी और जब वो बात कर रहे थे मीडिया से, तो उन्होंने एक टारगेट की बात भी की थी कि वो कितना पाकिस्तान रेवेन्यू अचीव कर सकता है। फिर उस पर टेक्निकली एस्पेक्ट से कवर करते हैं। लेट्स हियर दिस, क्या कहा था खान साहब। जो हम अब चेंजेस कर रहे हैं, अब हम इंशाल्लाह आज आप नया FBR का हम चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं। इसके नीचे पूरा शब्बर जैदी को और तो जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में
8 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब के ख्याल में 8 ट्रिलियन रुपए इकट्ठे करना मुश्किल नहीं है और IMF के मुताबिक 700 अरब रुपए शायद वो 350 अरब करके एग्जाम्पशंस खत्म करेंगे। किस तरह करेंगे? राना अफजल खान साहब, आपका ओपिनियन इससे पहले जानना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं 8 ट्रिलियन रुपीज इज नॉट अ टफ टारगेट, वो हो सकता है कलेक्ट, शायद हो भी सकता हो, पोटेंशियल है इतना। और दूसरी बात, IMF कहता है 700 बिलियन मोर की कैसे होगा, कहां से 700 अरब रुपए आएंगे, कैसे आएंगे और क्या फर्क पड़ेगा इससे? एक बड़ी प्लानिंग के साथ आप कर सकते हैं। आप टैक्स नेट को वाइडन, छोटे और बड़े बिजनेसेस हैं उनको आप कॉन्फिडेंस उनका जीतें और उनको वो शुरू करें। अच्छा, राना अफजल खान साहब की आवाज जो इस पर है वो हमें की लिस्टें हैं जो ये हमें जब जिसका ये इल्जाम लगाया करते थे जी, कुछ टेक्निकली थोड़ा सा सर आपकी कुछ शायद कनेक्शन में प्रॉब्लम है, कुछ रिकनेक्ट करते हैं, थोड़ा स्लो आ रहा है। डॉक्टर शाहजहां सिद्दीकी साहब, सर ये 8 ट्रिलियन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है वी कैन अचीव इट विद गुड प्लानिंग, राणा साहब कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में पॉसिबल है? और ये 700 अरब रुपए का जो पहला इस वक्त बोझ है जो हम पर आ रहा है, ये कैसे अचीव होगा? अभी तो हम अपना टारगेट पिछले साल का अचीव नहीं कर पा रहे। देखिए, पहले मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूं। अमेरिका ने न्यू ग्रेड गेम के तहत एक मरबूत हिकमत अमली के जरिए पाकिस्तान को IMF के चुंगल में फंसाया है ताकि नौआबादियाती निज़ाम की एक नई शक्ल में वापसी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी स्टाइल पर नई शक्ल में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जौहरी ताकत को कमज़ोर किया जाए, मईशत को कमज़ोर किया जाए, मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाए, अवाम और हुकूमत में एतमाद का संगीन बहरान पैदा किया जाए। इसके दस्तावेजी सबूत मैं अभी आपको पेश कर दूँगा। IMF जो शराइत रख रहा है वो धोखा है, इसलिए कि आपको याद है वो इस बार बार कह रहे थे कि आप स्टेट बैंक को और ज़्यादा खुद मुख्तारी दें, और ज़्यादा खुद मुख्तारी दें। तो जब और ज़्यादा खुद मुख्तारी दें, आपने इस्तीफ़ा मांग लिया हुकूमत ने। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, किसी को इख्तियार नहीं है कि वो गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफ़ा मांगे। उन्होंने बुज़दिली दिखाई, दे दिया, नहीं देना चाहिए था, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। लेकिन IMF ने किस खुशी में अपने आदमी को 4 घंटे के अंदर रिलीव करके यहाँ भेज दिया और हुकूमत से ये कहा जी कि आप स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दे रहे हैं या सेक्शन ऑफिसर बना रहे हैं अपना। तो ये है धोखा। क्यों स्टेट बैंक IMF ने एक्सेप्ट किया कि आप जो है उसका इस्तीफा ले लें? मुझे आप बता दीजिए। टेन्योर पोस्ट है, नहीं कर सकते। मुझे पता है फील्ड मार्शल अयूब को टका सा जवाब दिया था गवर्नर स्टेट बैंक ने कि आप होते कौन है। तो ये है पाकिस्तान के सर, वो ऑटोनॉमस स्टेट बैंक तो पहले किताबों में पढ़ते थे ना हम, वो मैं आपको कानूनी पोजीशन बता, पीपल्स पार्टी दौर में भी मैं आपको कानूनी पोजीशन आप जो कह तो, और ये अपॉइंटमेंट पे आपको रजा बाकिर साहब की इस वक्त एतराज़ात हैं, सही नहीं है अपॉइंटमेंट? मेरा एतराज पहला ये है कि आप गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा लेने का इख्तियार न सदर को है न वज़ीर आज़म को है। आप कानून पढ़ लीजिए। तो उन्होंने इस्तीफा मांगा, उन्होंने क्यों दिया वो एक अलग कहानी है, लेकिन IMF ने क्यों तस्लीम कर लिया? वो ये कहता है जी हम तो कह रहे हैं ऑटोनॉमी दो, आपने तो उसको जो है अपना जो है वो सबऑर्डिनेट इदारा बना दिया। ये है धोखा। IMF का रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव इजिप्ट का अपॉइंट हो रहा है पाकिस्तान में गवर्नर स्टेट बैंक, तो IMF को क्या एतराज होगा इसके ऊपर? एतराज ये होगा कि इस्तीफा कैसे लिया आपने। अच्छा, इस्तीफे में दूसरी बात ये कि उस शख्स ने मैं किसी को नहीं कहा, जिंदगी में 3 आर्टिकल लिखे हैं, आप पढ़ तो लीजिए मेहरबानी करके। आपके यहाँ पाकिस्तान 3 आर्टिकल जिंदगी में लिखे हैं। मेरा, अब आप टैक्स पर आ जाइए। ये तो मेरा ख्याल ये था कि आपने उस शर्त को क्यों कत्ल किया कि आप इस्तीफा नहीं ले सकते, उसको तो आपने कमज़ोर कर दिया। इस वक्त स्टेट बैंक जो है वजारत खजाना का सेक्शन ऑफिसर है वो। एक दूसरा ये था कि वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट पढ़िए, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टैक्स की पोटेंशियलिटी 8,500 अरब है। मैंने 1 साल पहले आपके प्रोग्राम में 3 दफ़ा कहा था कि हमारी 8,500 है। अभी IMF ने खुद कहा है कि 8,000 से ज़्यादा है, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं। तो क्या इस बजट में वो 8,000 अरब लगाएंगे? और अगर 8,000 अरब उस वक्त आएगा जब आप GST को 17 से 5 पे ले आएंगे और जिस किस्म के जो एग्जेम्पशंस हैं वो आप ख़त्म करेंगे। अब जो हो रहा है IMF के साथ जो मुआहिदा मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि आप आवाम को कुचलें, बिजली के नर्ख बढ़ाएं, गैस के नर्ख बढ़ाएं, GST बढ़ाएं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब 8,000 आप खुद कह रहे हैं, क्रिस्टियन रिकॉर्ड ने कहा था 8,000, वर्ल्ड बैंक ने कहा, इमरान खान साहब कह रहे हैं, आप लगा रहे हैं 5,000 आवाम को कुचल के, होगा क्या? अगले साल मईशत की शरह नमू उससे सुस्त रहेगी जो PMLN छोड़ के गया था, महंगाई बढ़ेगी, कर्जों का बोझ बढ़ेगा, 20 लाख आदमी बेरोजगार होंगे कम से कम, और 30 लाख आदमी अपने गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। और मैं आज आपको लिख के देता हूं कि 3 साल का जब ये वक्त खत्म होगा उसके 6 महीने बाद हम रो रहे होंगे कि IMF के पास जाओ।
ये तमाशा आप ख़त्म करें, 8,000 का बजट बना के दिखाएं मुझे, और अवाम पर टैक्स लगाए बगैर, उसका एक है अवाम पर टैक्स लगाए बगैर। मगर मैं आपको एक जुमला पहले बता दूं, इमरान खान साहब के लफ्ज से मैं रिपीट कर रहा हूं, 100 दिन के अंदर इख्तियार में आने के बाद हम अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी नाफिज करेंगे और हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे और आपको ये करके दिखाएंगे। तो सवाल ये है कि वो जो अदल पे मबनी पॉलिसी आनी थी वो वफाकी काबीना ने रिजेक्ट कर दिया, वो कौमी असम्बली ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वो 5 साल में भी नहीं लगाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन ये ज़ैगम खान साहब आपसे पूछूं इससे पहले कि ये मुझे बताएं कि शब्बर जैदी साहब एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है, यानी ब्यूरोक्रेसी से आप हटके लेकर आए हैं। अभी जो डॉक्टर शाहिद साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात या जिस बात का जो इशारा किया है वो बड़ी कंसर्निंग है। ये ज्यादा टैक्स जो होगा 700 अरब रुपए ये अवामी से लिया जाएगा। डू यू एक्सपेक्ट कि शब्बर जैदी साहब जो हमारे शोज में आते थे और हमें बताते थे कि आप टैक्स बेस बढ़ाएं, आप नए एवेन्यूज की तरफ जाएं, क्या वो भी यही पुराना रटा रटाया फॉर्मूला, वही हमें दवा कड़वी गोली खिला के कहेंगे आप और 700 अरब आप ही से निकाले जाएं, या आपको कुछ और एक्सपेक्टेशन है इस पर ज़ैगम खान साहब? देखिए, यही सबसे अहम सवाल है। सवाल सिर्फ शब्बर जैदी साहब का नहीं है, उनकी ज़ात का नहीं है, बल्कि उन पॉलिसीज़ का है जो IMF जो पाकिस्तान की हुकूमत अडॉप्ट करती है IMF के प्रेशर में या फिर अपने तौर पे। मेरे ख्याल में शब्बर जैदी साहब इंतहाई मौजूद आदमी हैं, सिस्टम से बाहर से भी हैं और सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। मुझे जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो उन पर एतराज़ किया जाता है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ। अगर आप वही एतराज़ ले लें तो फिर तो किसी वकील को जज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वकील ज़ाहिर है अदालतों में केस पेश कर रहा होता है और उसके बाद फिर वो जज भी बन जाता है, हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी। लेकिन उन्हें अपनी अहलियत साबित करनी है। हम सब उनकी बातों के बड़े मोतरफ रहे हैं, जो बताते रहे हैं। टैक्स के बारे में उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तमाम एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी में बहुत ज़्यादा टैक्सेस की गुंजाइश मौजूद है। और आप एक लिहाज से देखें, पिछले 5 साल भी उसका सबूत है कि पिछले 5 साल में जो टैक्स का हमारा है आमदनी है वो 2000 अरब रुपए से 4000 अरब रुपए हुई थी, दुगनी हुई थी। इमरान खान साहब का वादा था कि 8000 अरब पर वो ले जाएंगे और ये ऐसी फिगर्स है जो वर्ल्ड बैंक ने भी अभी लेटेस्ट अपनी एक रिपोर्ट में बताई है। और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से कुछ $400 मिलियन का लोन भी ले रहा है अपने टैक्सेशन के सिस्टम को बेहतर करने के लिए। लेकिन जो अहम सवाल है, जो ये इजाफा करेंगे, उस लिहाज से अगर देखें तो 700 अरब रुपए तो कोई बड़ी रकम नहीं है अगर बढ़ाए, लेकिन बड़ी रकम उस वक्त नहीं है और ये 8000 जो अरब रुपए तक ले जाना है उस वक्त तक ही एक ठीक सॉल्यूशन है जब आप टैक्स की बेस को बढ़ाएं। और टैक्स की बेस बढ़ाने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए वो पॉलिटिकल विल चाहिए, क्योंकि ऐसे पूरे तबकात हैं बड़े बड़े जिन्होंने पूरी आपको हुकूमतों को एक लिहाज से ब्लैकमेल किया हुआ है। शब्बर जैदी साहब हमको बताते रहे मिसाल के तौर पर कि जो आड़त है, जो मिडल मैन है, जो बेसिकली ट्रेडर की एक फॉर्म है ना, उनके पास ह्यूज रिसोर्सेज हैं। आपकी चौथाई इकानमी जो है आपकी ट्रेड के पास है जो टैक्स देने को तैयार नहीं है। इसी तरह आपका जो सर्विस सेक्टर है, बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है आपका, अगेन चौथाई इकानमी के करीब है, उसका जो टैक्स की में जो हिस्सा देती है वो बहुत कम देती है। और आपका छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो एक चौथाई है इकानमी का, लेकिन अपने वेट से 3 गुना ज़्यादा टैक्स दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी मईशत पे बुरा असर पड़ रहा है। तो मुझे ख़तरा यही है कि जैसे बहुत दफ़ा हुआ है कि इस 700 अरब लेने के लिए बजाय इसके कि ये टैक्स बेस बढ़ाएं, जो कि मुश्किल काम है, ये हम पर ही मज़ीद ला देंगे बोझ। जैसा कि नज़र भी आ रहा है कि जो कुछ थोड़ी सी रियायतें तनख्वाहदार तबके को थी वो वापस ली जाएंगी, छोटी इनकम पे टैक्स को दोबारा लाएंगे, शायद टैक्स का जो है वो रेट बढ़ाएंगे, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी। लेकिन अगर ये बढ़ाते हैं टैक्स बेस, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे तो उनसे अगर लेते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, 8000 अरब रुपया लाएं। सही कह रहे हैं ये। आई ऑल्सो एग्री विद दिस। राणा अफजल खान साहब, ये 700 अरब किससे लिया जाएगा आपके नजदीक, और क्या ये आवाम पर मजीद बोझ है, क्या होगा राणा अफजल खान साहब? देखिए, पर बोझ भी होगा और जो टीम वक्त इन प्लेस आई है वो मुझे कोल्ड एंड ड्राई टीम लगती है कि वो कैलकुलेशन करेंगे, जमा तफरीक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उनका जो पॉलिटिकल एंगल है कि क्या हमारे लोग इसको बर्दाश्त कर सकेंगे, वो उसके ऊपर मेरे सवाल हैं। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो अभी शाहिद साहब ने बात की, जगन साहब ने बात की, कुछ दुरुस्त बातें हैं, यही कंसर्न्स हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस वक्त परेशानी हो रही है
कि शब्बत अली साहब, मुझे उनकी के ऊपर कोई सवाल नहीं, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है, लेकिन जो कंट्रोवर्सी उन्होंने उनके आने से क्रिएट हुई है आपके पूरे टैक्स सिस्टम में, इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा इसको। और उसमें वो अगले कैसे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, आपके जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, जब तक ये एक अच्छी टीम नहीं बनेगी। इन पहलुओं का हमारी हुकूमत को जायजा लेना चाहिए था। आप किसी को किसी के ऊपर नत्थी नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। वो अगर आप फोर्स करेंगे तो उसके रेपरकशंस आएंगे। तो ये एक फैक्टर है। और दूसरा, यकीनन जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऊपर इस हुकूमत ने 9 महीने में बड़े कमजोर बातें की कि हम इनको रिवाइव करेंगे, हम ये करेंगे। रिवाइव करना कोई आसान काम नहीं होता। स्टील मिल आपकी दुनिया में इतना कंपटीशन है, उसको आप सेल कर दें, प्राइवेट सेक्टर जो है वो ले ले और चीजें। इनको वाकई ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि इनको फौरी तौर पे प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है कि ये जो सारा सेटअप आया है, क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी को ये कॉन्फिडेंस, कंफर्ट और हौसला देगा कि वो इन्वेस्ट करने आ जाएं? अभी आप 3 महीने से एक एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद वो सोचेंगे कि हमने इस एमनेस्टी में क्या करना है या उसके बाद हमने कैसे बिजनेस को आगे चलाना है। तो जो फैसले हैं जब इतने लेट हो जाते हैं तो इकोनॉमी डिले हो जाती है, और इकोनॉमी में जब ब्रेक लगती है तो उसको रीस्टार्ट करना एक चैलेंज आ जाता है। राणा साहब, ये जो टीम है, आप टीम के ऊपर कह रहे हैं कि आपको टीम पर क्या आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है या नहीं है? क्योंकि शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने जिस तरह गवर्नर स्टेट बैंक से रेजिग्नेशन ली गई उस पर एतराज उठाया है, और बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज असेंबली के फ्लोर पर कुछ अहम सवाल उठाए हैं। अगर हम सुनवा भी सकें इस वक्त के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, स्टेटमेंट क्या कहा है, राणा अफजल साहब का कमेंट इस पे लेते हैं। लेट्स हियर दिस कि क्या असेंबली के फ्लोर पे बिलावल भुट्टो ने एतराजात उठाए। लेट्स हियर दिस। अचानक विदाउट एनी वार्निंग हमारा वजीर खजाना को हटाया जाता है। अचानक अनसेरेमोनियसली हमारा स्टेट बैंक का हेड को फारिग किया जाता है, जबकि वो एक टेन्योर्ड पोस्ट होता है। और अचानक हमारा एफपीआर का हेड को भी हटाया जाता है। इस मुल्क के अवाम ये फैसला, ये सवाल जरूर करेंगे कि ये फैसले कौन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आईएमएफ इस मुल्क का वजीर खजाना का फैसला कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आईएमएफ इस मुल्क का स्टेट बैंक का हेड और एफपीआर का हेड का फैसले कर रहे हैं। जी राणा साहब, कौन फैसले कर रहा है ये, और कहां फैसले हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं फैसले जो सारे हो रहे हैं, जो टीम चेंजेस हैं? देखिए, ऑन दी फेस ऑफ इट तो बड़े अफसोस की बात है कि जो 2-3 दिन पहले तक हर चीज जो स्मूथ लग रही थी और सिग्नेचर होने जा रहे थे, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि इन्होंने तो अपने पेन के ढक्कन खोल लिए थे दस्तखत करने के लिए, कि वो दस्तखत करने वाले जो आखिरी लम्हे के अंदर। और जहाँ तक गवर्नर स्टेट बैंक का ताल्लुक है, मैंने उनके साथ बड़ा अरसा पंजाब में भी वो हमारे सेक्रेटरी रहे, एफबीआर के चेयरमैन रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, फिर गवर्नर बने। मैं एग्री करूंगा कि उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने पहले इशारे के ऊपर रिजाइन कर दिया, क्योंकि इस मुल्क में जब तक तो आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको गलतफहमी होती है कि आपकी इज्जत है। जैसे ही आप कुर्सी से उतरते हैं तो इस मुल्क में किसी को इज्जत नसीब नहीं होती। ये हमारी कौमी बदकिस्मती है। तो उन्होंने जो वो उनके हाथ लगाते, वो एक शरीफ आदमी थे, उन्होंने एक प्रोफेशनल आदमी थे, उन्होंने बेहतर किया कि वो चले गए, और वरना इन्होंने उनकी और पाकिस्तान के अंदर एक कजिया खड़ा हो जाता। राणा साहब, आपको भी नैब ने तलब किया हुआ है 16 मई 3 बजे। आपको किस केस में नैब ने तलब किया? साहिल प्राइवेट लिमिटेड की जायरी इंक्वायरी के सिलसिले में तलब किया गया है। मुश्तरका तहकीकाती टीम और साहिल अस्पताल के डायरेक्टर के हैसियत से तलब किया गया है। ये क्या माजरा है राणा अफजल खान साहब? मैं 2007 तक इस कंपनी का डायरेक्टर था। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी था। बाहर से आके मैंने यहाँ हॉस्पिटल बनाया, और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की कि वो जमीन जो थी वो गवर्नमेंट से खरीदी, और वो जमीन गवर्नमेंट की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। और क्योंकि वो जमीन सरकार से खरीदी, जो यहाँ पे डीसी कमिश्नर, जब मुझे इन्होंने तंग करना होता है, वो कहते जी आपने इस जमीन के ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया, हालांकि मार्केट रेट के ऊपर उसको खरीदी है। कोई ट्रस्ट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड इदारे के नाम पे है। और मुशर्रफ के मार्शल्ला के दौर में 2002 से 2009 तक 8 तक
इसकी इंक्वायरी हो चुकी है और इंक्वायरी करके उनको कुछ नहीं मिला, वो क्लोज हो गया। अब इन्होंने फिर शुरू किया है, मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हैं और मैं जानता हूं जो ये कर रहे हैं इस वक्त। और यही वजह है कि इस किस्म के हथकंडों से अब 2007 से मैं उस कंपनी के बोर्ड पे नहीं हूँ, 12 साल से बच्चे चला रहे हैं और लोग चला रहे हैं। अब उसकी इंक्वायरियां कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स देख रहे हैं, कर लें, इंशाल्लाह कुछ नहीं मिलेगा। कोई हमने जिंदगी में जब गलत काम का सोचा नहीं तो उसमें से क्या निकलेगा। लेकिन इस माहौल के अंदर ये नैब और पाकिस्तान की मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। अच्छा, यही बात पाकिस्तान के कारोबारी तबके को खौफजदा कर दिया है, पाकिस्तान की बिजनेस क्लाइमेट को बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरे अपनी जात से कोई कंसर्न नहीं, मैं तैयार हूं हर चीज के लिए, लेकिन आप देखें कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें, और यही बात को जरदारी साहब ने भी कुछ दिन कबल की थी, नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। लेकिन हम मईशत के हवाले से, IMF के हवाले से कुछ और अहम सवालात, कुछ और अहम कि मुस्तकबिल में क्या नजर आता है, जो हमारे साथ मौजूद मेहमान है उनको इस ब्रेक के बाद करेंगे। बेनकाब मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से। जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने जा रहा है, वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में क्या मंदरजात हैं, क्या तफसीलात हैं जो अब तक सामने आई हैं, और वो क्या हो सकता है, या इस पर बहस कर रहे हैं, और उसका मुस्तकबिल इम्पैक्ट क्या होगा। ये बात करने से पहले IMF जो इजिप्ट का प्रोग्राम है उसका बड़ा चर्चा है, रजा बाकर साहब के हवाले से भी ज्यादा हो चुका है। वहां एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी $12 बिलियन की 2016 के बाद इजिप्ट ने ली थी। इजिप्ट के ग्रोथ रेट्स के बताया जाता है कि 2011 से 2016 के दौरान, यानी इस प्रोग्राम से पहले 2.5% एवरेज करते थे। उनके रिजर्व में डिक्लाइन था, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट 13% क्रॉस कर चुकी थी, और जो प्रोग्राम मुरत्तब किया गया था, यानी जो दवा उनको दी गई थी, उसके 3 या 4 बेसिक जुज जो थे वो ये थे कि एक तो उनके जो फाइनेंसेस थे उसको प्राइमरी सरप्लस अचीव करना था, इसी तरह से जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट था उसको रिड्यूस करना था। कहा जाता है कि शायद फिस्कल कंसोलिडेशन जो 5.5% GDP की उनको अचीव करनी थी, और इसी तरह करेंसी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी करेंसी जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है उसके अंदर कुछ बुनियादी तब्दीलियां थी। यही तीन जुज हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, यही कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान को फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी सरप्लस और करेंसी फ्लेक्सिबिलिटी, ये 3 बुनियाद हैं जिसकी बुनियाद पे ये प्रोग्राम मुरत्तब किया जाएगा। लेकिन अमर मसूद साहब, इसका असर इजिप्ट में क्या हुआ आपकी नजर में, और इसका असर पाकिस्तान पर होगा? ये जो दवा हमें दी जाएगी, इसका असर होगा क्या हम पर, सियासी तौर पर, माशी तौर पर क्या होगा? देखिए, जो इजिप्ट पे इसका असर हुआ तो वो उसके हवाले से तो आप जैगम साहब से और शाहिद साहब से बात कीजिएगा, लेकिन जो पाकिस्तान पे असर होने वाला है ना, यही अलमिया यही होता है कि आप बाहर से लोग अचानक अगर इस इकोनॉमी में प्लांट कर देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कोई मिरेकल करेंगे और उस मिरेकल की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमने इस प्रोग्राम में शुरू से बात की है टैक्स नेट की, टैक्स बेस की, लेकिन हमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि इस मुल्क में इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्या पोजीशन है, बिजनेसमैन किस स्टेज से गुजर रहा है, आमदनियां कितनी बढ़ रही हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो आजकल बड़े क्रंच टाइम से गुजर रहे हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने वो सारे इंग्रेडिएंट जो बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं उनकी प्राइसेस हाई कर दी हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, पेट्रोल है। इसके बाद बिजनेस कैसे फ्लरिश कर सकेंगे? मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो इनके आने से पहले बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, अब वो जब आपसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि घरों के खर्चे चलाने मुश्किल हो गए। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, जब स्टॉक मार्केट अपने जवाल को पहुंच जाएगी, जब बिजनेसमैन बददिल हो जाएगा, तो चाहे बाकर रजा हो, चाहे शब्बर जैदी हो, जितने मर्जी अच्छे इकोनॉमिस्ट आ जाए, मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो जनरेट नहीं कर सकते। वो कैलकुलेटर लेके जमा तकसीम करके आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि इतने पैसे इधर से कैलकुलेट कलेक्ट हो सकते हैं, इधर इतने पैसे इधर से कैलकुलेट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर इकोनॉमी आपकी अपनी हरकतों की वजह से डिप्रेशन का शिकार है, तो फिर उस इकोनॉमी को रिवाइव करने का
कोई नुस्खा उनके पास नहीं होता। इकोनॉमीज को रिवाइव करने के लिए पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी होती है, और पॉलिटिकल विल का और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का ये आलम है कि आपने 9 महीने तक सिर्फ एक शख्स को बेचा कि हमारे पास एक शख्स है जो माशियात के हर मसले का हल है। फिर उसके बाद आपने 2 घंटे के नोटिस पर उसको धुतकार कर निकाल दिया। आपने एफबीआर का चेयरमैन किस तरह चेंज किया, आपने स्टेट बैंक का गवर्नर किस तरह चेंज किया। हफीज शेख बाहर गए हुए थे, ब्रीफकेस उठा के आ जाएंगे, जिस दिन उनकी नौकरी खत्म होगी वो उसी दिन बाहर चले जाएंगे। ये प्लांटेड लोग हैं, इनसे इनकी ना अंडरस्टैंडिंग है इस मईशत की, ना इनकी वजह से कोई रिवाइवल का इम्कान है। अगर पॉलिटिकली ये समझदारी से काम ले तो मैं उस बात से इत्तफाक करूंगा कि नैब ने जिस तरह बिजनेसमैन को डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, खौफजदा किया हुआ है, उससे निजात हासिल करना शायद बिजनेस रिवाइवल की तरफ एक कदम हो। सही। अच्छा, ये जो बात है अपॉइंटमेंट की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने असेंबली के फ्लोर पे इसका जवाब दिया था। शाहिद सिद्दीकी साहब आपने अभी एतराज उठाया, बिलाल भुट्टो साहब ने भी उठाया, लोग भी उठा रहे हैं। जो पीटीआई की तरफ से जो ऑफिशियल स्टैंड क्या है, जो हफीज शेख की अपॉइंटमेंट है, उसी पर पहले सुनते हैं जो अपॉइंटमेंट हुई उनके ऊपर क्या है। शाह महमूद साहब ने असेंबली के फ्लोर पे क्या बोला। सवाल यह है, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो जिसको कहा गया कि आईएमएफ का नुमाइंदा आज एडवाइजर बना है, क्या यही आईएमएफ के कहने पर हफीज शेख साहब को लगाया था? सवाल यह है कि आपने यही कुछ किया था। आज कह रहा हूं, इन्होंने अभी बातें की रजा बाके साहब के मुतालिक जो गवर्नर स्टेट बैंक लगाए गए हैं। मैं कह रहा हूं वो एक पाकिस्तानी है, वो अपनी अहलियत की बुनियाद पर he has risen to that level, और आज वो अगर मुल्क की खिदमत के लिए आ रहा है, ज्यादा तनख्वाह छोड़कर कम तनख्वाह पे काम करने आ रहा है, तो वो पाकिस्तान का नुकसान करने नहीं आ रहा, वो अपनी पाकिस्तान की खिदमत पेश करने आ रहा है। जी शाहिद हसन साहब, आपकी तरफ आपने कहा ये अपॉइंटमेंट्स पे आपको भी सवाल है, बल्कि रिजिग्नेशन किस तरह हुई उस पर सवाल है। शाह महमूद साहब ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो कहते हैं हफीज शेख साहब अगर प्लांटेड हैं तो पीपल्स पार्टी में भी प्लांटेड आए थे, इसका मतलब ये प्लांटेड है सिस्टम, और वो तो पाकिस्तानी है जो आए हैं, वो तो सर्व करने आए कंट्री को। रजा बाके साहब, शायद साहब ये बात इस हद तक सही है कि हमने तो प्राइम मिनिस्टर बन दिया था जो पाकिस्तानी नहीं था, मोइन कुरैशी, और आज को ताज्जुब होगा कि मोइन कुरैशी ने IMF से मुज़ाकरात के लिए आलमी बैंक के इन सर्विस आदमी से कहा कि आप एक दिन की छुट्टी लेकर मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान को फंसा दें। ये गेम पुराना है, लेकिन आज जो मसला है हमारा वो ये है कि हम न्यू ग्रेड गेम में फंसे हुए हैं जो अमेरिका का खत्ते में मकासद हैं। उसकी रोशनी में आप देखें, हफीज़ शेख साहब ने KSC की निजकारी की, आपको कराची वालों को पता है, PTCL की निजकारी की, $800 मिलियन आज तक नहीं मिले, बैंकों की निजकारी मिली, वो गैर मुल्कियों को चले गए। तो उनके दौर में IMF प्रोग्राम फेल हो गया और हम बाहर निकल आए थे, ग्रोथ रेट गिरा था और महंगाई बढ़ी थी। अब मैं आज एक सवाल उठा रहा हूँ आपसे, अगर आपको याद हो जो अप्रैल 2018 में एमनेस्टी आई थी तो उस वक्त के IMF के चेयरमैन, उसके FBR के चेयरमैन ने कहा था कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठाएंगे उनकी आइंदा नस्लें रोएंगी, और हम FBR के पास जो कवानीन हैं बगैर हुकूमत की इजाज़त के हम 70% टैक्स लेंगे। मैंने कैलकुलेट किया 1500 अरब रुपया 5-6 महीने में हमें मिल सकता है। उस अगर शब्बर ज़ैदी साहब की काबिलियत अपनी जगह, अगर हुकूमत टैक्स एमनेस्टी ले आती है और ये 1500 अरब आप नहीं लाते और आदमी 700 बिलियन का टैक्स लगाते हैं तो ये तो जुल्म है भाई। जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, बिल्डिंग खड़ी हुई है, बैंकों में अरबों रुपए पड़े हैं, डिक्लेयर आपने किए नहीं है, 70% तक टैक्स ले सकता है कानून, मुझे पता है, FBR के चेयरमैन ने कहा था। उसके बजाय आवाम को कुचल रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं। तो ये सवाल का जवाब तो मुझे दे दें कि ये 1500 रुपये आपको काटने को दौड़ रहे हैं। तो खेल अब भी यही है कि आवाम को कुचला जाए, मईशत की शरह-ए-नमो को सुस्त किया जाए, महंगाई बढ़ाई जाए, कर्जों का बोझ बढ़ाया जाए। PTC जो आपका पाकिस्तान स्टील मिल, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, उसको आप बेचने चले। खसारे वाले पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कौन खरीदेगा? PIA भी है, खसारे वाला तो नहीं बिक सकता है, भी है, उसमें तो बहुत से नाम है। कौन सा पाकिस्तानी माइक तेज रफ्तार जो लफ्ज है वो तेज रफ्तार प्राइवेटाइजेशन। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा पाकिस्तानी है जो स्टील मिल खरीद सकता है? आप अपने मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज को बेचना चाहते हैं फॉरेनर्स को? अगर आप में सिंसियरिटी है तो आप चीन से या रूस से कहें कि आपने डाला था, इसको आप 5 साल के लिए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर ले लें, हमसे फीस लें, चराए आपके, मिल्कियत मेरी, आप दें उनको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो खेल हो रहा है ना, असासे बेच दें, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का। समझने की जरूरत है। आप
हमारे जौहरी प्रोग्राम को ये जद में लाना चाह रहे हैं, आगे चल के हमारे डिफेंस बजट को लाना चाह रहे हैं, हुकूमत और कौम और हुकूमत और फौज में नफरत पैदा करने चाह रहे हैं। इससे डरने की ज़रूरत है। टैक्सों का निज़ाम सही करें, तालीम का निजात बनाएं, असासे सिर्फ पाकिस्तानियों को बेचें। मैं आपको गारंटी करता हूं कि 1 साल में यह मुल्क मुश्किलात से निकल आएगा। लेकिन अगर आप इस वक्त हुकूमत चल रही है 2 चीज़ों पर, एक डॉलर लें किसी भी कीमत पर, और दूसरा ताकतवर चोरों से सपोर्ट लें ताकि मेरी हुकूमत चलती रहे। अगर डॉलर और इख्तिदार के लिए आपने पॉलिसियाँ बनानी है तो फिर पाकिस्तान के लिए खतरात हैं। हर मुहब्बतन पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरे मुल्क के पास जो वसाइल हैं उससे हम 8,000 अरब इकट्ठे करके तालीम का बजट दुगना करके, आज भी मैं आपको एक फिगर दे दूं कि अगर आप चले जाइए 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तेल की कीमतें आलमी मंडी में थी $132 पर बैरल, आज 70 है, आधी हो गई। ठीक है, रुपया डिप्रिशिएट किया, लेकिन आपने टैक्स क्यों बढ़ा दिए? उस वक्त पेट्रोल कम था पाकिस्तान में, जबकि $132 बैरल था, आज 70 रुपये पे ज्यादा है। तो क्यों कुचल रहे हैं आप मईशत को? अच्छा, ये जो पूरा अगर स्टेप वाइज देखा जाए ज़ैगम खान साहब, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जब प्राइवेटाइज किया जाएगा, उसके साथ टैक्स छूट तनख्वाहदार तबके की खत्म कर दी जाएगी, उसके साथ बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, उसके साथ जो सब में अहम बात है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सीज हो जाएगा इस लेवल के ऊपर, तो फिर और 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लग जाएंगे, यानी टैक्स एग्जेम्पशन खत्म हो जाएंगे या रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा 700 अरब रुपए से। सर, ये पांचों चीजें आप जब मिलाते हैं, ट्रांसलेट इनटू अ डिजास्टर, जो मुझे नजर आ रहा है सामने कि ये क्या है, मतलब क्या होगा, किस तरह से जब आप सब चीजें उनकी एक तरह से बंद करके आप ऊपर से 700 अरब भी डाल देंगे, क्या होगा फिर ज़ैगम साहब, क्या किस तरह निकलेगा रास्ता? देखिए सूरत हाल तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन मेरी राय में ये बात तय थी कि हमें IMF के पास जाना था, इस वक्त कोई हल नहीं था। और हमारी मईशत के कुछ स्ट्रक्चरल मामलात हैं कि हर 4-5 साल बाद हम वहीं पे आप पहुंचते हैं। और बड़ी सादा सी बात है, आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, और जैसे ही आपका मुल्क तरक्की करने लगता है तो आपकी इंपोर्ट्स बहुत बढ़ जाती है। हमें अपने तरक्की करने की एक तरह से सज़ा मिलती है। अब आप देखिए, 1 साल पहले हमारी तरक्की की रफ्तार 5.8 पे चली गई, इन्फ्लेशन भी बहुत कम थी, 3 पर थी, मुल्क तरक्की कर रहा था। लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ कि आपकी जो इंपोर्ट्स थी वो 61 बिलियन पे थी, 61 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट्स थी, और आपकी एक्सपोर्ट सिर्फ 23 बिलियन डॉलर थी, और आपका जो ट्रेड का खसारा था ये 38 बिलियन डॉलर था। अब इसको 20 बिलियन डॉलर इसमें कवर कर रहा था जो आपका मजदूर सारी दुनिया से मजदूरी करके बेचता है, और सब कुछ निकाल के भी आपके पास 18 बिलियन डॉलर का खसारा मौजूद था। अगर आपकी मईशत की ये हालत है और बार बार आप 4-5 साल वो हो जाता है कि आप तरक्की करके फंसते हैं, आप बुरे हालात में नहीं फंसते हैं, हम उस वक्त फंसते हैं जब अच्छे हालात में जाते हैं। और उसकी वजह यह है कि आपने मईशत को इंडस्ट्री में ग्रोथ में इस तरह बनाया नहीं है कि आपकी एक्सपोर्ट सरप्लस हो, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, आप दुनिया को चीज़ें बेच सकें। आप जब ग्रो करते हैं तो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से करते हैं। तो हालात तो ऐसे हो गए थे, लेकिन इसमें हुकूमत का कसूर ये है कि उसने वक्त बहुत ज़ाय किया। हमें ये बताया कि हम सख्त शराइत से बचने के लिए अपना वक्त ले रहे हैं, हम दोस्तों से उधार ले रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं ताकि हम तकड़े हो जाएं और IMF से हम ज़रा हम ठोक के बात कर सके और उन्हें कहे नहीं मानते तुम्हारी बात, पैसे देने हैं तो हमारी कंडीशंस पर दो, वरना जाओ कहीं, हमने नहीं लेने। यही था ना, IMF ये कह रहा था असद उमर साहब जो हैं एरोगेंट भी हैं, इग्नोरेंट भी है, उन्हें पता भी नहीं है, और वो हमारे पास आके जो है वो धौंस भी जमा रहे हैं, और जिसके नतीजे में उनको भी हटाना पड़ा। तो इस बात का एहसास होना चाहिए था। अब आपने क्या हुआ कि वो 100 जूते भी खा लिए और 100 प्याज भी खा लिए, कि वो साल की आपने इंस्टेबिलिटी भी ले ली और ने 1 साल का वक्त भी ज़ाय किया, मईशत भी ख़राब की, और फिर उसके बाद सख्त कंडीशंस भी आपने मान ली। सही। अब देखिए IMF जब भी आता है तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड उसकी चीज़ें हैं जो लेकर आता है, वो वही लेकर आया है, और वो अब माने सिवा कोई चारा नहीं। डिवेल्यूएशन भी होगी, रेवेन्यू टैक्स भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको प्राइवेटाइजेशन भी करनी होगी, सब्सिडीज़ भी ख़त्म करनी होगी, जिसकी वजह से गरीब का जो है वो मसला होगा। लेकिन आपको मिलेगा क्या? आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रोल में आएगा। लेकिन इससे मईशत तो ठीक नहीं होती। अगर आपने मईशत की बुनियादी चीज़ें ठीक ना की
तो फिर वहीं पे आप पहुंचेंगे, फिर वही बीमारी, वही डॉक्टर और वही दवा। राना साहब ये तो जरूरी है कि ये जो सारे लेकर आप देखें नुकात हैं, जैगम साहब भी जो निशानदेही कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने प्राइवेटाइजेशन की बात की, आप गवर्नमेंट में रहे हैं राना अजहर खान साहब, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है प्राइवेटाइजेशन करना, और जब ये गवर्नमेंट एजेंडा सेट करते हैं आईएमएफ के साथ कि हम करेंगे, और इस दफा वो आईएमएफ भी नहीं है, वो बड़ा स्ट्रिंजेंट कंडीशनैलिटी के साथ साथ एक रवैया भी उसका बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो आप वेवर्स भी नहीं देगा आपको, तो ये कर भी सकेंगे प्राइवेटाइजेशन, और करेंगे तो किन इदारों में करेंगे राना साहब, कौन से इदारों में करनी चाहिए प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन मेरे नजदीक तो हर इदारे, उसकी वजह यह है कि ये इदारे पाकिस्तान में ही रहेंगे। जहां हम बैरून मुल्क से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तलबगार हैं और हम दोनों हाथ फैला के कहते हैं कि आए हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, तो जो हमारे मुल्क की इंडस्ट्री और अगर वो बाहर से पैसा ला के उसको खरीद लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो आपको एक नेशनल एफिशिएंसी की तरफ जाना होगा। और क्यों मुश्किल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब कीमतों का तयन होता है तो हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगता है कि सस्ती बेच दी, कम बेच दी, ज़्यादा बेच दी, महंगी बेच दी या सस्ती बेच दी, या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कोई करप्शन किया या क्या किया। उस इल्ज़ाम से हर कोई डरता है, लेकिन अगर हौसले के साथ एक दफ़ा ये काम करके आप अपनी जान छुड़ा लें तो 500-600 अरब रुपए सालाना का नुकसान आपका एक तरफ हो जाता है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। दूसरा, मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ और मैंने इस पर काफ़ी गौर किया है कि अगर हुकूमत सिंसियर हो जाए और वो आपकी इंडस्ट्रियल आउट कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है, तो पहले साल में $1 अरब, उसके बाद $2 अरब, उसके अगले साल $3 अरब आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सॉफ्ट लोन दें, आप उसको अपनी फैक्ट्री की बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा दें और उन्हें कहें कि आपको हम सस्ता कर्जा दे रहे हैं, इंडस्ट्री लगाओ। आज मुझे बताएं